ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं 14 ग्रुप एलिमेंट्स। 14 ग्रुप एलिमेंट्स में अभी यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। 14 ग्रुप एलिमेंट्स, 14 ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर। ओके, तो यहां पर 14 ग्रुप एलिमेंट्स लर्न हो चुके हैं आप लोगों को। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। वो नेक्स्ट तो रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम उसको स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी जानते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था 1s2 2s2 2p2। याद है आपको? 1s2 2s2 2p2। ओके, इसमें एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन होने के बाद क्या होता है? एक्साइटेशन होने के बाद क्या होगा? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है कहां पर? 2p में, क्योंकि ये अभी कौन है? 2px 1, 2py 1, 2pz 0। हम इस तरह से लेते हैं बेसिक में। वैसे हम केमिकल बॉन्डिंग में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं देख चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चला जाएगा यहां पर, तो क्या बन जाएगा? 1s2 2s1 2p x1 2p y1 2p z1। तो आप यहां पर देखेंगे इसके लास्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? टोटल 4, और अनपेड भी कितने हो गए एक्साइटेड स्टेट में? 4। इसलिए ये जो फैमिली है यानी 14 ग्रुप फैमिली, ये +4 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 +4 +4 +4 +4। लेकिन +4 स्टेट हम कब शो करते हैं इसका? जब वो यहां पर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो ये बात भी आपको याद है। ठीक है, रेडॉक्स में ये कंसेप्ट हम देख चुके हैं। रेडॉक्स में हमने कंसेप्ट क्या देखा है? रेडॉक्स में हम देखते हैं अगर कार्बन 4 Cl से लगा हुआ है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो हम कहते हैं यहाँ पर कार्बन +4 स्टेट में है। वैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया एक्चुअल +4 स्टेट उसकी आयन फॉर्म नहीं होता है। आयन मतलब ऐसे C के ऊपर +4 ऐसे आयन कार्बन का कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे Al3+, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बन जाता है Al3+। ओके, वैसे टिन बन सकता है, जर्मेनियम बन सकता है, आयन। लेकिन ये कार्बन कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, कोवेलेंट नेचर है, ये शेयरिंग करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में भी उसके इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्ट होते हैं टूवर्ड Cl, इसलिए +4 स्टेट -1 -1 -1 -1। तो कार्बन +4 स्टेट में है यहां पर। ओके, तो ये +4 इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और दोनों भी +4 स्टेट में बेटर स्टेबल होते हैं। आगे आप जाएंगे तो ये +2 भी देता है और +4 भी देता है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो +2 का स्टेबिलिटी बढ़ता है। +2 स्टेबिलिटी इज ग्रेटर डाउन द ग्रुप, मतलब Pb इज बेटर इन +2 स्टेट। जबकि अगर आप टिन को देखेंगे तो इट इज बेटर इन +4 स्टेट, टिन एंड जर्मेनियम। समझा आपको? ये +4 स्टेट में ज्यादा बेटर है और Pb +2 स्टेट में ज्यादा बेटर है, क्योंकि Pb जब बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसका जो NH2 है, NH2 मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन, उसमें एक्साइटेशन इजीली पॉसिबल नहीं है। उसके बहुत सारे रीजन है, जिसमें से इनर पेयर इफेक्ट एक हमने देखा था। ठीक है, तो वो आसानी से एक्साइटेशन में नहीं जाएगा, +2 में ही बेटर बनाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने की जरूरत नहीं है। जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा, इलेक्ट्रॉन जंप करके गया, तो ये 2s में 1 है और 2p में कितना है? 3।
वैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S में 2 है और P में 2 है। ये देखो S में 2, P में 2, तो इसी को हम कैसे लिखते हैं? 2s2 2p2। तो सिलिकॉन के लिए क्या आएगा? 3s2 3p2। जर्मेनियम के लिए क्या आएगा? ओके 4s2 4p2। टिन के लिए क्या आएगा? 5s2 5p2। ओके टिन के लिए क्या आएगा? हो गया ना? लेड के लिए 6s2 6p2। ये वाला तो रेडियो एक्टिव है, नीचे वाला फेलोवेरियम, हम उसको लेते नहीं है। ओके अब यहां पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चल गया, तो कॉमन स्टेट में आप देखेंगे यहां पर ये क्या बनेगा? NS2 NP2। समझा आपको? N चेंज होगा पीरियड के अकॉर्डिंगली। ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। ओके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट NS2 NP2। तो इसमें NS वाले इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होते हैं, इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2 लेड के केस में, इसलिए +2 में वो ज्यादा स्टेबल है। गेटिंग ओके +4 स्टेबल एंड +4 कार्बन और सिलिकॉन में स्टेबल है, जर्मेनियम दोनों देता है। टिन विल बी बेटर इन +4 स्टेट एंड लेड विल बी बेटर इन +2 स्टेट। ओके चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जर्मेनियम, tin and lead beside +2 and +4 they can form +6। ओके या एक्चुअली +6 नहीं बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे डाइवैलेंट। एक्चुअली +6 नहीं बोला जाता इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंसी बना रहा है, और इसके आगे और पॉसिबिलिटी है कि वो क्या बना सकता है? पॉसिबिलिटी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक हम जो ऑलरेडी देख चुके हैं, टिन भी बनाता है। टिन ऑल्सो SiF6, इसके ऊपर 2- चार्ज। सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड, सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड, तो ये -2 चार्ज क्या बता रहा अपने को? सिलिकॉन +4 में ही है, यहां पर एक्चुअली +4 में ही है, लेकिन उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। इसका जो नेचर रहेगा ना, ये सबका भी वही नेचर है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, सिलिकॉन 14 है ना, 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया? 10। ओके 3s2 3p2, कितना हो गया? 14। सिलिकॉन 14 होता है ना, तो ये आ गया 14। ये 14 को हम यहां पर ऐसे लिखेंगे कि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 3p में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑर्बिटल कितने होते हैं? p में 3, 1 2, राइट। ये जम करके इधर चला गया, तो कितने हो जाएंगे? 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, टोटल कितना हो गया? 4। ओके लेकिन इसके पास d ऑर्बिटल भी है ना, 3d, तो ये d ऑर्बिटल में, एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आकर बैठ सकते हैं ना, F- आकर इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट में डिटेल में पढ़ेंगे जब कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये तो वीक फील्ड है फ्लोरो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो आपको पता है, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें पेयरिंग हो जाती है, एक जगह आ जाते हैं पूरे, 4 अलग है ना, 2 हो जाते फिर से। क्यों होते? हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, बहुत बड़ी एक थ्योरी है वो, ठीक है। ओके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अभी नहीं, अभी सिर्फ ऐसे ही याद रखो। ये एम्प्टी ऑर्बिटल में आकर बैठ सकते हैं फ्लोरो, समझा गया आपको? इसलिए ये मोर देन 4 बॉन्ड्स यहां पर बना रहे हैं। सिलिकॉन +4 स्टेट में ही है, सिलिकॉन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर क्या है उसका? +4, और F पर 1 माइनस,
तो 6F पर कितने आएंगे? 6 माइनस और 6 माइनस और +4, इसलिए ऊपर चार्ज क्या आया? -2। समझा आपको? वैसे ही जर्मेनियम होता है हेक्साक्लोरो, इसके ऊपर भी 2 माइनस चार्ज। ओके, ऐसे और भी बनाते हैं 6 बॉन्ड वाले। गेटिंग? ओके, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम सिर्फ उसका नेचर देख रहे हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं। तो वैलेंसी भी आपको पता चल गई 2 और 4। इसमें क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या रहते हैं? देखिए यहां पर टिन +4 स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। तो एक कंसेप्ट है यहां पर, जरा ध्यान से देखो। टिन +4 में ज्यादा स्टेबल है, मतलब वो अपने आप को ट्राई करता है +2 से +4 में ले जाने के लिए, राइट। और लेड +2 में ज्यादा स्टेबल है, तो वो क्या करता है? अपने आप को कोशिश करता है वो +4 से +2 में लाने के लिए। ओके, चलिए +2 से +4 में जाना है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी तो +4 में जाएगा ना। कोई न्यूट्रल एटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर 1 प्लस आता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 प्लस। अब ऑलरेडी +2 में है वो, तो और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करो तो +4 में जाएगा। समझा आपको? ठीक है, ओके। तो ये +2 से +4 में आया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया है वो जाकर किसी न किसी पर ऐड होगा ना। और वो वो जहां जाकर ऐड होगा उसका क्या होगा? रिडक्शन। मतलब इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो SN2+ इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब +4 से +2 में जाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेंगे ना। अरे भाई करना पड़ेंगे कि नहीं? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड होंगे। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन +4 -2, आंसर क्या आएगा? 2+, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 ऐड हुए। अरे भाई +4 है, 2 माइनस आकर इसको न्यूट्रलाइज कर दिए तो बचे 2 ही ना। समझा? +4 थे, 2 ये असल में ये +4 क्या है? ये 4 प्रोटॉन का चार्ज है, जिनके 4 इलेक्ट्रॉन कई साल पहले उन्हें छोड़कर चले गए। अरे समझा क्या? एक्चुअली वहां बैलेंस था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। समझा आपको? ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इक्वल मतलब न्यूट्रल। एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक प्रोटॉन बचा, इसलिए 1 प्लस चार्ज आता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो 2 प्लस चार्ज, वो प्रोटॉन की चार्ज है वो। 3 गया तो 3, 4 गया तो 4, और वापस 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो +2 बचेगा ना। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो +2 बन गया। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो किसी ना किसी से लॉस होकर आया है ना, तभी तो यहां आकर ऐड हुआ ना। तो जहां इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो वो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये Pb+4। इसलिए ये क्या बन गया? अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन आते हैं, व्हाई SnCl2 is less stable than SnCl4। यह क्वेश्चन आता है, व्हाई PbCl2 is more stable than PbCl4। समझ में आ गया रीजन? क्योंकि ये +4 में ज्यादा स्टेबल है। कहा गया? ये +4 में ज्यादा स्टेबल है और ये +2 में ज्यादा स्टेबल है। समझा आपको? ऑक्साइड के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल। ओके, तो समझा? तो टेट्राहेड्रल जनरली बनाते हैं ये स्ट्रक्चर्स, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल कैसे होते हैं ये तो आप 100 साल से जानते हैं। कार्बन को अगर लिया आपने तो एक Cl इधर, एक Cl इधर, दोनों एक प्लेन में, एक आएगा फ्रंट में और एक आएगा बैक में। समझा आपको? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जो सभी बनाते हैं टेट्राहेड्रल। समझा? लेकिन नीचे वाले कौन से बनाएंगे Pb+2 स्टेट में?
तोबा तोबा, वो तो ऑक्टाहेड्रल इधर आया ना, SiF6 में आया। क्या बनाएगा? तोबा तोबा करो। जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है तो देखिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, ये वैलेंस शेल है ना, लास्ट शेल, लास्ट शेल इज द वैलेंस शेल। 2 अनपेड है और एक पेड है ना, तो एक एज ए लोन पेयर आएगा ना, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? अगर मुझे बनाना रहा फॉर एग्जांपल पीबी का बनाना रहा, तो पीबी में 2 अनपेड है जो इधर बॉन्ड बनाएंगे Cl Cl, और एक लोन पेयर रहेगा ना, बेंट हो जाएगा ना। अरे बेंट होगा क्या? नहीं होगा ना, हाँ बेंट हो जाएगा स्ट्रक्चर, लीनियर नहीं रहेगा। ऐसे ऊपर लोन पेयर है तो उसको पुश कर देगा ना, लोन पेयर में रिपल्शन होता है, बेंट। गेटिंग? नो प्रॉब्लम। अब इधर देखो, जितने भी टेट्राहेड्रल होते हैं यानी +4 वाले, दिख रहे आपको? ये +4 वाले क्या होते हैं? sp3, याद है क्या? एक देखो, एक S दिखा दिखा, कार्बन यहां पर भी देख लो, एक S और 3 P का मिक्सिंग होता है और नए ऑर्बिटल तैयार होते हैं मिक्स होकर, क्या बोलते हैं हम उसको? sp3। तो एक S आया है और 3 P आए हैं, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? sp3। इनका मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग होने के बाद बनेगा sp3। अब इनका और एनर्जी शेप सब सेम रहेगा, इट इज कॉल्ड sp3। एक S से आया, 3 P से आए, तो हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल में क्या होता है? sp3, समझा? और यहां पर SiF6 में क्या रहेगा? हाँ, इसमें क्या बनेगा? sp3, क्योंकि 1 2 3 4, ये 4 तो फ्लोरो के हो गए बॉन्ड, 4 फ्लोरो के लिए, और 2 फ्लोरो एक्स्ट्रा आएंगे ना यहाँ पर, वो फ्लोरो अपने इलेक्ट्रॉन लाकर छोड़ते हैं डी ऑर्बिटल में, समझा आपको? तो एक S, 3 P और 2 D। तो ये था SiF4 के लिए, लेकिन आप SiF6 के लिए जाएंगे, ये SiF4 के लिए नहीं, सभी के लिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेन, जो जो +4 में आएंगे, 4 बॉन्ड जब बनाएंगे तो ये सब क्या रहेंगे? sp3। लेकिन जब वो 6 बॉन्ड बनाते हैं यहां पर, जैसे ये F के साथ में, तो एक आता है S से, 3 आते हैं P से, समझा आपको? और यहां पर 2 D के इन्वॉल्व होंगे ना, इस तरह से। इनमें पेयरिंग कैसे होती है, वो ऑर्बिटल में आकर कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं, ये सब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन में इन डिटेल, समझा? ठीक है, तो यहां पर वो क्या रहेंगे? ऑक्टाहेड्रल। क्या रहेंगे? ये मैंने आपको बताया था, ऑक्टाहेड्रल SI। ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए पहले क्या करने का? एक स्क्वायर बनाने का, थोड़ा सा तिरछा ऐसे, फ्लोरो फ्लोरो, इधर भी फ्लोरो फ्लोरो, मतलब ऐसे एक स्क्वायर के ऊपर चारों को बनाने का 4 बॉन्ड। अकेले में हंसते हंसते देखो इधर, देख रहे हैं सब लोग? तो चारों फ्लोरो आ गए क्या? अरे आए क्या? एक फ्लोरो ऊपर, एक फ्लोरो नीचे, हो गए 6 बॉन्ड कंप्लीट। -2 चार्ज आएगा ना, बन गया ये। फिर हम उस पर क्या बनाते हैं? पिरामिड। काफी प्रैक्टिस हो गई वैसे आपकी। एक पिरामिड ऊपर बनाएंगे, तो ऊपर वाला पिरामिड जब बना तो उसके फेस कितने हैं? 4 फेस है ना, 1 2 पीछे 3 और ये 4। सेम वैसे पिरामिड नीचे, पिरामिड बोले तो ये बॉन्ड्स नहीं है, उसका शेप बताने के लिए हम उसको जोड़ रहे हैं, समझा? कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। समझा आपको? 8 फेस ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मतलब sp3 D2, समझा?
चलो इसको हम इमेज ले लो इसका और स्टॉप कर दो। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं एक्शन ऑफ एयर, जिसको हम एक्शन ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे। जनरली आप देखेंगे एक्शन ऑफ एयर जब भी आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो दो रिएक्शन हम शो करते हैं, नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। लेकिन नाइट्रोजन सारे रिएक्शंस नहीं देता है, नाइट्रोजन जनरली इनर्ट होता है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। ओके, तो अगर हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन शो करते हैं किसका, 14 ग्रुप फैमिली का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो ये दो तरह के ऑक्साइड्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ मिलने पर। एक है मोनोऑक्साइड और दूसरा है डाइऑक्साइड। तो मैं यहां पर बता देता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड को तो आप बचपन से जानते हैं। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिलिकॉन मोनोऑक्साइड इजीली फॉर्म नहीं होता है, जनरली इट एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पर सिलिकॉन मोनोऑक्साइड नहीं बनता है, फिर आगे के बाकी सारे ऑक्साइड्स बनते हैं, जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, सब बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में सारे बनते हैं, ये मोनो वाले हैं और ये डाई वाले हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तो आप बचपन से छोड़ रहे हैं ठीक है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड है ना सांस लेते तो ऑक्सीजन जाती है ना और ब्रेथ छोड़ेंगे आप तो CO2, और बराबर है कि नहीं है? हाँ, और बेचारा अपना पेड़ उसको लेता है ना, और जिन पेड़ों को आप काट देते हैं वो बैलेंस करता है नेचर को। ठीक है, चलिए, वैसे ही SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड एंड लेड डाइऑक्साइड। जनरली नीचे वाले मोनोऑक्साइड में ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसका रीजन क्या हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर +2 में फेवरेबल है। ओके, स्टेबिलिटी बढ़ती है ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं तो ओके, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर इनका आप नेचर देखेंगे तो जनरली जो डाइऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये होते हैं एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। ओके, जैसे हमने इससे पहले वाले ग्रुप्स की भी ऑक्साइड्स की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी देखी थी ना, तो सारे एक्सेप्शंस आपको याद रखना है। किसी पे भी क्वेश्चन आता है कहीं से भी, छोटा सा पॉइंट, एक लाइन रहती, 13 ग्रुप 14 ग्रुप, कहीं से भी वो आ जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको आप इनऑर्गेनिक को लाइन टू लाइन रीड करो। टाइम जाता है लेकिन वही क्वेश्चन आ गया जो आपने लाइन टू लाइन रीड किया है, तो आपका 100% फिक्स रहता है वो मार्क। क्यों? क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, डायरेक्ट वही है ना, कोई दूसरे उसके मल्टीपल आंसर नहीं होते ना, वही है फिक्स। तो इसको थोड़ा सा आप याद करा करो, ठीक है, थोड़ा लाइन टू लाइन अच्छे से रीड करो। इसके बाद वाले जो है ये दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर। मोनोऑक्साइड्स में अगर आप आते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज एसिडिक। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक। ये तो बेचारा एग्जिस्ट ही नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट ही नहीं होता है। यहां पर आप आगे जाएंगे तो जर्मेनियम ऑक्साइड डिस्टिंग्विशली, सॉरी ये न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, इट इज एसिडिक इन नेचर। और नीचे वाला फिर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। थोड़ा कंफ्यूजन होता है थ्योरेटिकल पॉइंट्स में, लेकिन थोड़ा रिवाइज किया अच्छे से तो हो जाता है। जर्मेनियम ऑक्साइड एसिडिक, डाइऑक्साइड भी एसिडिक है, हाँ ये भी एसिडिक है, सॉरी। तो इसमें आपको ये याद रखना आसान है, दोनों मोनो और डाई वाले दोनों नीचे के, टिन और लेड, कौन है? एम्फोटेरिक। तो ये कॉमन को अलग कर दो, मोनो और डाई ये दोनों कौन है? एसिडिक। अब सिर्फ इसमें आपको याद रखना है, ये तो एग्जिस्ट होता नहीं है,
ये न्यूट्रल है मोनोऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, आपको पता है, सब नहीं लेकिन ज्यादातर 90%। ठीक है, ये न्यूट्रल है और ये दोनों एसिडिक। इसको आप थोड़ा ध्यान रखने का, समझा? ओके, तो ये बिल्कुल ऑक्साइड्स बनाते हैं अदर एलिमेंट्स की तरह, जिस तरह दूसरे एलिमेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं। सिंपल, नो प्रॉब्लम। इसको स्टॉप कर दो, इतना ही डिस्कशन है इसका। पॉज है क्या? बंद कर दो उसको, नेक्स्ट वीडियो।